भारतीय बाजार ग्लोबल बाजारों की चाल से अछूते नहीं है और ऐसे में अगर ग्लोबल बाजारों में हम मंदी के संकेत देखें तो इसका झटका हमें मिलना लाजमी है। लेकिन इसका प्रभाव आपके निवेश पोर्टफोलियो में कैसे कम से कम पड़े, एक निवेशक को इसी बात का ध्यान रखना चाहिए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए निवेश को लेकर सतर्क भी रहना चाहिए। योर मनी पर भी हम आपको पोर्टफोलियो से जुड़े बदलावों को लेकर हमेशा अपडेटेड रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं आज के शो की हाइलाइट्स के साथ। लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड में गिरावट से मंदी के डर में ग्लोबल बाजार, भारतीय बाजारों पर इसका असर और आपके पोर्टफोलियो में सेफ हेवन सोने की वापसी का वक्त क्या आ गया है। म्यूचुअल फंड में पैसा कितना सुरक्षित, जोखिम और पैसों की सुरक्षा को लेकर है संदेह, तो सही राह बताएगा आपको योर मनी। और अगर आप भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल फेसबुक के कमेंट बॉक्स में डालिए, हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के हेमंत उस्तगी। हेमंत जी, स्वागत है आपका। हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल मार्केट की चाल के साथ, जहां पर अगर हम टेक्निकल चार्ट्स को गौर से देखें हेमंत जी, तो अक्सर टेक्निकल चार्ट्स की रिप्रेजेंटेशन हमें बाजार में शॉर्ट टर्म के लिहाज से किस तरह का उतार चढ़ाव हो सकता है इसका एक अंदाज़ा दे देते हैं। और इसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम अक्सर बॉन्ड यील्ड कर्व्स को देखते हैं, जो कि फिलहाल मौजूदा स्थिति में इन्वर्टेड यील्ड कर्व में फॉर्म हो चुकी है। इसका असर हमारे पोर्टफोलियो पर, हमारे इक्विटी बाजार पर किस तरह से पड़ेगा ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले वो तमाम दर्शक जो यील्ड कर्व को, बॉन्ड यील्ड कर्व को नहीं समझते हैं, मैं चाहती हूं कि आप आसान भाषा में मुझे इसका मतलब बताएं। कविता, देखिए दो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, यील्ड और फिर आएगा यील्ड कर्व। तो पहले समझते हैं कि यील्ड क्या होती है। हाँ, यील्ड मतलब अगर मैं साधारण भाषा में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जो रिटर्न बॉन्ड इन्वेस्टर को मिलता है उसको यील्ड कहा जाता है। अब दो तरह से रिटर्न मिलता है, एक तो होता है कूपन रेट, जैसे जब भी आप एक बॉन्ड फेस वैल्यू पे खरीदते हैं और उसमें आपको कहा जाता है कि आपको मान लीजिए 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कूपन रेट होता है। और वही बॉन्ड जो है आप सेकेंडरी मार्केट में भी खरीद सकते हो, एक मार्केट प्राइस के ऊपर। राइट। तो जब आप मार्केट प्राइस में खरीदते हो और उसको अगर होल्ड करते हो मैच्योरिटी तक, तो जो आपको रिटर्न मिलेगा उसको यील्ड कहा जाता है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। समझते हैं डिफरेंट कैसे है। मान लीजिए एक बॉन्ड है 1000 रुपए का और आपने बाजार में उसको 800 रुपए में खरीदा। उसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट रेट है। अब आपको 8% मिलेगा, यानी 80 रुपया हर साल मिलेगा और आपका प्राइस कितना 800 रुपए। तो आपका यील्ड कितना हुआ 10%। जिन्होंने ओरिजिनली खरीदा उनका यील्ड था, उनका जो रिटर्न था वो 8% था, आपका जो यील्ड है वो 10% है। अब ये समझना जरूरी है कि ये बॉन्ड प्राइस ऊपर नीचे होता क्यों है, क्योंकि इसका सीधा इंपैक्ट आपके यील्ड के ऊपर होता है। देखिए क्या होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस के ऊपर। ठीक है, जब भी मान लीजिए इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उनके जो प्राइस है वो नीचे आता है। उसका कारण ये है सिंपल सा कि लोग चाहते हैं कि हम नए बॉन्ड खरीदें क्योंकि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो है वो रेट मुझे कम दे रहे हैं, उनकी डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा होती है तो उसका प्राइस गिर जाता है। इसलिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1000 रुपए का आपने 800 रुपए में खरीदा, वैसे ही अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो जो नए बॉन्ड है उनकी डिमांड कम होती है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड की डिमांड ज्यादा है क्योंकि इंटरेस्ट वहां पे ज्यादा मिल रहा है। ये एग्जांपल में देते हैं, 8% का अगर आपको कूपन रेट है और नए बॉन्ड आपको 7% दे रहे हैं तो 8% की डिमांड ज्यादा होगी तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। जब आप फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे खरीदते हो तो आपका यील्ड जो है कूपन रेट से कम होगा। अगर आप कम पे खरीदते हो तो आपका यील्ड जो है वो कूपन रेट से ज्यादा होगा। ये होती है यील्ड। अब यील्ड कर्व को समझते हैं। यील्ड कर्व कुछ नहीं है बल्कि ये है कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। एक ही तरह, एक ही क्वालिटी का, एक ही क्रेडिट क्वालिटी के जो बॉन्ड्स होते हैं उसकी डिफरेंट मैच्योरिटीज पे यील्ड क्या है। शुरुआत होती है लेफ्ट से ऊपर जाता है। वो लेफ्ट में हम लेते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, 3 महीने के, 6 महीने के, फिर 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो अगर जो नॉर्मल या जिसको हम पॉजिटिव यील्ड कर्व कहते हैं वो नीचे से ऊपर जाता है। राइट। उसका कारण यह है कि शॉर्ट टर्म में जनरली शॉर्ट टर्म के रेट्स कम होते हैं, लॉन्ग टर्म के रेट ज़्यादा होते हैं। उसका कारण एक ही है कि एज एन इन्वेस्टर आप चाहते हो कि मैं पैसा आपको 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म पैसा है 3 महीने, 6 महीना या 1 साल, उसका रिटर्न कम होगा क्योंकि आप रिस्क जो है कम ले रहे हो। आपके पैसे को हार्म होने का चांसेस बहुत कम है कंपेयर टू समबडी जिसने 10-15 साल के लिए दिया है। तो एक पॉजिटिव यील्ड कर्व होता है, लेफ्ट से राइट ऊपर जाता है, ये होता है पॉजिटिव। अब हम बात कर रहे हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स की। एग्जैक्टली, वो कब होता है? वो कब होता है? वो और हिस्टोरिकली भी इन्वर्टेड यील्ड कर्व ने किस चीज को सिंबलाइज किया है, सिग्निफाई किया है, मैं चाहती हूँ आप वो भी समझाएं। जी बिल्कुल। इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मतलब क्या है? वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है।
वो तब होता है, चार्ट में नीचे की तरफ से आ रही है, वो तब होता है जब शॉर्ट टर्म रेट ज्यादा हो और लॉन्ग टर्म रेट कम हो। पॉजिटिव में हमने क्या देखा, शॉर्ट टर्म रेट कम है, लॉन्ग टर्म के ज्यादा है, तो यील्ड कर्व ऐसे ऊपर जाता है। और जब ये नीचे आता है इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म जो है रेट ज्यादा है और लॉन्ग टर्म के रेट कम है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी को कुछ खतरा है। ओके तो वो चाहते हैं कि हमको शॉर्ट टर्म में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिले। उनका विश्वास लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे ज्यादा होता है। हालांकि और वो भी इसलिए नीचे जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो है पैसा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डालते हैं और वहां भी डिमांड एंड सप्लाई आता है, तो वहां पे भी यील्ड गिरती है। लेकिन इन्वर्टेड यील्ड कर्व तभी होता है जब शॉर्ट टर्म रेट ज्यादा हो और लॉन्ग टर्म रेट कम हो। अभी तो यूएस के अंदर के लिहाज से इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए यूएस के अंदर क्या हुआ, अभी रिसेंटली हमने देखा कि 3 महीने की जो यील्ड थी वो 10 साल की बॉन्ड की यील्ड से ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पैनिक हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग है इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि यील्ड कर्व जो है ना वो इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को ही बताता है। तो इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है यूएस के अंदर, तो इसके लिए वो शॉर्ट टर्म के लिए रेट ज्यादा मांग रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो रेट कम हो रहा है। अब ऐसा हुआ क्यों? हिस्टोरिकली जब भी हमने ऐसा इन्वर्टेड यील्ड कर्व देखा वो दो कारण से हुआ है। एक कारण तो ये है कि जब सेंट्रल बैंक है वो अगर मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा टाइट करना चाहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहता है, तो होगा क्या, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बढ़ा देंगे कंजम्पशन कम हो जाती है, पैसा बैंकों में चला जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है और कंपनीज के लिए बोरो करना मुश्किल हो जाता है। और निवेशकों के लिए कर्ज के लिहाज से जी तो वो भी फर्क पड़ेगा ना दोनों, क्योंकि वो भी आप नहीं देना चाहोगे, कंजम्पशन भी आपकी कम हो गई और कंपनीज भी लोन लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो रेट महंगा हो जाता है। तो ना कंजम्पशन हो रही है ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो मंदी होती है। इस बार क्या हुआ है कि यूएस फेड रेट बढ़ा रहे थे और ये लग रहा था कि अभी कुछ और रेट बढ़ने वाले हैं। सडनली उन्होंने अनाउंस किया कि अब रेट हाइक नहीं होंगे और फिर उन्होंने आके अनाउंस किया कि हम इस साल बिल्कुल भी रेट हम नहीं बढ़ाने वाले। अब चाहे वो या तो मार्केट का मूड ठीक कर रहे थे, लेकिन इन्वेस्टर्स को क्या लगा कि ऐसा कुछ है, फेड जानता है जो हम नहीं जानते। एग्जैक्टली क्यों ये बात कर रहे हैं रेट बढ़ाने की बजाय ये बात कर रहे हैं कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ है कि इकोनॉमी में कुछ खतरा है, उससे पैनिक हुआ। और जब वो पैनिक हुआ तब हमने देखा कि शॉर्ट टर्म रेट बढ़ गए और लॉन्ग टर्म रेट जो है वो कम हो गए। और वही कारण है कि यूएस के अंदर जो हम इन्वर्टेड यील्ड कर्व देख रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन अब वो तमाम दर्शक जो इस चर्चा को अब सुन रहे हैं और काफ़ी टेक्निकल चर्चा है, अगर आप अभी तक इसको कनेक्ट नहीं कर पाए हैं कि आपके पोर्टफोलियो पर इसका असर क्या होगा, तो ग्लोबल बाजारों का असर हमारे बाजारों की चाल पर भी पड़ता है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो बाजार की चाल से अछूता भी बिल्कुल नहीं है। अब इस तरह का असमंजस, इस तरह की उतार चढ़ाव अगर हम ग्लोबल बाजारों में देखेंगे तो एक भारतीय निवेशक होने के नाते हमारे इक्विटी बाजार भी रिएक्ट करेंगे। और अब क्योंकि हम इलेक्शन जोन में भी हैं, हमारे देश में उतार चढ़ाव का माहौल बना ही हुआ है बाजार में, क्या मेरे पोर्टफोलियो को मैं एक सेफ पैकिंग दे सकती हूँ या मुझे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है इस ट्रेंड को देखते हुए? देखिए अभी तो ये ट्रेंड एकदम नया है। अभी तो ये भी मालूम नहीं है कि ये कितना दिन चलेगा। एब्सोल्युटली, इसको कम से कम टिकने के लिए या रियलिटी में तब्दील होने के लिए कम से कम 6-7 महीने और चाहिए। इसी तरह की कर्व लगातार बरकरार रहे, उसके बाद हम इसका इम्पैक्ट होता हुआ देखेंगे। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मुझे अब समझना है कि एक बात तो ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व की हो गई, दूसरा हमारे यहाँ इलेक्शंस का माहौल भी है, तो उतार चढ़ाव बाजार में रहना निश्चित है। सेफ हेवन हम कहते हैं सोने को एज एन एसेट क्लास, क्योंकि यील्ड कर्व का भी असर पड़ेगा तमाम एसेट क्लासेस पर। तो अब गोल्ड को लेकर रणनीति मेरी क्या होनी चाहिए, खासतौर से वो निवेशक जो कि अब तक इससे थोड़ा सा दूर होना शुरू हो चुके थे? देखिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे। एक तो मुझे लगता है जैसे मैंने कहा बहुत जल्दी है, तो पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात मुझे लगता नहीं कि सीधा असर उसका हिंदुस्तानी बाजार पे इमीडिएटली पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी जो देखा है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखा है। अगर ये वीक आफ्टर वीक चलता है, इन्वर्टेड यील्ड कर्व ऐसे रहता है, तब थोड़ी कंसर्न हो सकती है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि इसका एक कारण ये था कि जब फेड ने अपना विचार बदले और उन्होंने कहा कि अब हम रेट हाइक नहीं करेंगे, उसकी वजह से यील्ड जो है इन्वर्टेड हुआ। हो सकता है कि फेड अपना विचार फिर से बदलें, उन्हें रियलाइज हो कि उन्होंने क्या किया, और मान लीजिए ऐसा हो तो जो इम्पैक्ट है, हमने ये बात सही है जब भी रिसेशन हुआ उससे पहले इन्वर्टेड यील्ड कर्व देखने को मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार जब भी यील्ड कर्व इन्वर्टेड हुआ उसका रिसेशन में ही रिजल्ट हुआ है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि एज एन इन्वेस्टर हमें पैनिक करने की ज़रूरत है। इस पर नज़र रखिए, ये इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है और इसका असर आने में भी थोड़ा समय लगेगा और हो सकता है तब तक सिचुएशन बदल जाए। तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, हमें अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंज नहीं करना है इसको देख के। इलेक्शन की जहाँ तक आपने बात की, देखिए इलेक्शन की हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं। 1 महीने पहले जो मार्केट का सीन था और आज जो मार्केट का सीन है बिल्कुल बदल रहा है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये जो इवेंट्स हैं ये आते रहेंगे जाते रहेंगे।
इवेंट्स को देख के अगर अपना पोर्टफोलियो बदलेंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर जो थे ऑब्वियसली हताश थे पहले 1 महीने पहले तक कि ये हमारे पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में हमने देखा है FIS का इंटरेस्ट मार्केट में वापस आया, काफी खरीदारी उन्होंने की है। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इतना नहीं खरीदना है। और ये मैं बता दूं, यही चीज 2014 के इलेक्शन से पहले भी हुई थी, तब भी FI ने काफी पैसा इन्वेस्ट किया था, फिर से उनके विचार बदला है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट का मूड बहुत जल्दी बदलता है। बिल्कुल, आप उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बदलोगे तो आपको समय नहीं मिलेगा फिर से उसको रीएडजस्ट करने में। ऑलराइट, एज एन इन्वेस्टर आपका सिंपल एक काम है, अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए, आपके गोल्स क्या है उसको देखिए। अगर आपका 10-15 साल का गोल है, 5 साल का गोल है, आपने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, ये मार्केट बदल जाएगी। हमने देखा एसेट क्लासेस पर किसी भी अहम इंपॉर्टेंट इवेंट का असर हम पड़ता हुआ देखते हैं। आपकी बात सही है कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा मुनाफा किसी एसेट क्लास में निवेश बढ़ाकर कमाना चाहूं तो क्या ये मुमकिन है? मैं आपको वही बता रहा हूं, अगर आप 1 महीने पहले की सिचुएशन देखिए, मार्केट बहुत खराब लग रहा था। उस टाइम अगर किसी इन्वेस्टर ने सोचा होता कि उस टाइम भी यही बात हो रही थी कि इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा गिरावट आने के चांसेस हैं, बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी। आज जो दिख रहा है माहौल बिल्कुल अलग है और काफी पॉजिटिव दिख रहा है। एज एन इन्वेस्टर आपने उस समय पैनिक किया होता और अपना 20% 25% निकाल के आप बैठ गए होते, या आपने अगर अपनी SIP रोक दी होती तब क्या हो? सडनली आप देख रहे हो कि जितने भी लॉसेस थे आपके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट कवर हो गए। बिल्कुल, जो जिसमें बहुत कम रिटर्न था उसमें रिटर्न अच्छा दिख रहा है। तो मार्केट का जब मूड बदलता है ऐसे इवेंट की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो बहुत ही सडन होता है। और आप पैसा तभी बनाओगे, 2 चीजें आपको ध्यान रखना है एज एन इन्वेस्टर। पैसा तभी बनाओगे जब मार्केट में हो, और पैसा तभी बनाओगे जब नीचे के बाजार में पैसा डालोगे। उस समय पे घबराओगे तो फिर पैसा बनना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स ऐसे जो इवेंट्स उनको भूल जाइए, उनका इम्पैक्ट समझिए। उनके इम्पैक्ट आने में समय लगता है। इलेक्शंस जैसे हमने पहले भी कई बार बात की है, अगर मेरा 10-15 साल का नजरिया है, 3 इलेक्शन आने वाले हैं, उसके अंदर 3 या 4 US इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत सारे RBI क्रेडिट पॉलिसीज रिव्यूज आएंगे, बजट्स आएंगे, कितनी बार पोर्टफोलियो को एडजस्ट करेंगे आप? आई थिंक लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि फंडामेंटल जो इकोनॉमी के कंपनीज की जो ग्रोथ है वो आपके पोर्टफोलियो पे काम करती है। उस पर ध्यान दीजिए, आपके रिटर्न डेफिनेटली बनेंगे। और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। आपने जो भी एसेट क्लासेस में निवेश किया हुआ है उसमें आपको बने रहना है और आपको जो है डिसिप्लिन तरीके से अपने निवेश को बरकरार रखना है। तो ये मूल बात है जो अगर हम एक गोल्डन रूल कहना चाहें फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर तो ये निकल कर आता है। चलिए योर मनी में अब सीधा जुड़ते हैं दर्शकों के साथ और हमारे पहले दर्शक छपरा से फरीद खान फोन लाइन पर है। नमस्कार फरीद, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, बढ़िया हूँ। ऑलराइट, बताइए आपने जो निवेश पोर्टफोलियो बनाया है उसमें मिरर एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, SBI स्मॉल कैप फंड है। कब से आप निवेश कर रहे हैं? 4 सालों से? मैम मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। 3 साल से आप कर रहे हैं। ओके, ठीक है। ELSS में आपको अभी निवेश करना है क्या? ये मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए आप पूछ रहे हैं? जी, अभी मैं नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए ELSS में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 9 to 10,000। आपने अभी 31 मार्च से पहले जो हमें टैक्स सेविंग निवेश करना होता है कि आपने वो कर लिया है? हाँ, वो मेरा हो चुका है। वो हो चुका है, तो मतलब आप ELSS अभी अगले FI में इसका फायदा उठाना चाहते हैं? जी, ठीक है। ओके, तो आपने जो पोर्टफोलियो वैसे बनाया है ये पूरा 10-15 साल का ही नजरिया कि केवल ELSS में निवेश करने का नजरिया आपका 10 से 15 साल का है? जी, अभी जो ये तो कंटिन्यू रहेगा। मेरा नेक्स्ट 10,000 और एक्स्ट्रा ELSS के लिए करना है। ओके, कोई खास फाइनेंशियल गोल है आपका? 10 साल बाद रिटायरमेंट का, बस वही। द अर्ली रिटायरमेंट? अभी आप 29 साल के हैं, है ना? जी, तो लगभग 40 की उम्र तक आप जो है रिटायर होना चाहते हैं। तो ये रिटायरमेंट का कॉर्पस है जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं कि कोई आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं इस निवेश से? ये रिटायरमेंट के लिए। ऑलराइट, अर्ली रिटायरमेंट, और बहुत अच्छी बात है। ये मेरे ख्याल से एक नया ट्रेंड है और इसको लेकर भी कई सवाल आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि अर्ली रिटायरमेंट मतलब अर्ली इन्वेस्टमेंट और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। इन्होंने किस तरह से शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया है, उसके मुताबिक ही सवाल पूछा है। पर जो सवाल है सीधा उसी पर आते हैं हेमंत जी। ELSS इनको रेकमेंड हम करते हैं? पहले इनके पोर्टफोलियो की बात करना चाहता हूँ। आई थिंक 3-4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। सारे के सारे फंड्स अच्छे हैं। इसमें सिर्फ एक ही इशू है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो वो शायद सही है, लेकिन मुझे लगता है हमेशा
क्योंकि इक्विटी एक काफ़ी एग्रेसिव एसेट क्लास है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है उसके अंदर, तो हमेशा एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए। बैलेंस का मतलब है एक्सपोजर टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मतलब तो इक्विटी में ही आप उसको डाइवर्सिफाई कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाना कुछ जरूरी नहीं है कि वो आपके फायदेमंद हो हमेशा, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो फंड अच्छे हैं, तो मैं कहूँगा कि फंड में बने रहें, फंड में कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इसको जो रीबैलेंस करना है पोर्टफोलियो को, जो एक्सपोजर थोड़ा लार्ज कैप पे बढ़ाना है, उसके लिए इन्होंने कहा है जैसे ELSS के लिए इन्वेस्टमेंट करना, अगेन आई थिंक काफ़ी अच्छा डिसीजन है ELSS में इन्वेस्ट करना टैक्स बचाने के लिए, और सही समय पे कर रहे हो आप, साल के शुरुआत में कर रहे हो, तो आई थिंक ये बिल्कुल सही समय है। जो भी इन्वेस्टर करना चाहते हैं SIP आप एनरोल कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। और जैसा मैंने कहा, आपका फोकस अभी होना चाहिए थोड़ा सा एक्सपोजर लार्ज कैप में बढ़ाने के लिए। तो मैं 2 फंड इनको रिकमेंड कर रहा हूँ ELSS कैटेगरी में। एक एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, और मिराई टैक्स सेवर, ये 2 फंड में इन्वेस्ट करें। दोनों जो है लार्ज कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप फंड्स हैं। तो जो बैलेंस आपके पोर्टफोलियो में चाहिए आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये जो ELSS की इन्वेस्टमेंट है उसको भी अपने गोल से अलाइन कर सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, हम ELSS को 3 साल की इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, ऐसा नहीं है। इक्विटी है, लॉन्ग टर्म है, किसी गोल से अलाइन कीजिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आप अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक का सवाल ईमेल के जरिए ये पूछ रहे हैं आबिद दोडिया, और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। ये पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना कितना सुरक्षित है, अगर हम भविष्य में कोई धोखाधड़ी क्या इसमें हो सकती है निवेश करने पर, साथ ही पैसों की सुरक्षा को लेकर क्या गारंटी है। बहुत सारे दर्शक जो शायद कतराते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने को लेकर, वो इसी वजह से घबराते हैं क्योंकि उन्हें रेगुलेटरी रूल्स या प्रिंसिपल्स जो है वो नहीं पता है। और एक तो बात होती है कि आप निवेश करने से डरते हैं क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, और दूसरा कई दर्शकों को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में क्योंकि घाटा होता है इसीलिए ये स्कीम सेफ नहीं होती है। तो दोनों को ही हम एड्रेस करते हैं। म्यूचुअल फंड एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, रेगुलेटरी कंसर्न्स क्या हैं इसके, और किस तरह की गाइडलाइंस हैं, नियम है, ये कामकाज कैसे करता है। देखिए, जब हम सेफ्टी की बात करते हैं स्पेशली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, उसके 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक तो ये स्ट्रक्चरली कैसा है, क्या इसमें मेरा पैसा लेके कोई भाग सकता है, एक तो कंसर्न ये है। दूसरा ये कि क्या मेरे पैसे का नुकसान हो सकता है। कई बार इसको लोग चिट फंड की तुलना में देखते हैं जी, और दूसरा ये कि मेरा पैसे का नुकसान हो सकता है। तो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। अगर हम नुकसान की बात करें, मार्केट लिंक प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड। मार्केट वॉलेटिलिटी, चाहे वो डेट फंड हो, चाहे हाइब्रिड फंड हो, चाहे इक्विटी फंड हो, मार्केट में जब वॉलेटिलिटी होगी, मार्केट जब उतार चढ़ाव होगा, उसका असर सीधा सीधा आपके पैसे पे पड़ेगा। और उससे पहले अपन समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों सेफ है। मेरे हिसाब से बहुत सेफ है। वो सेफ इसलिए है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये स्ट्रक्चर होता है एक ट्रस्ट के हिसाब से, या तो एक ट्रस्ट होती है, ट्रस्ट कंपनी होती है। म्यूचुअल फंड के अंदर एक स्पॉन्सर होता है, एक ट्रस्ट कंपनी होती है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो सारे फंड्स को मैनेज करती है, और एक कस्टोडियन जो भी सिक्योरिटीज फंड बाय करता है उनको होल्ड करता है। अब समझते हैं ट्रस्ट की इंपॉर्टेंट क्या है। ट्रस्ट जो है बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो देखें कि AMC जो है इन्वेस्टर का पैसा, जो उनके इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके हिसाब से वो मैनेज कर रही है। पहली बात, सारे सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो दूसरी बात। तीसरी बात, वो जो सिक्योरिटीज जो कस्टोडियन होल्ड करते हैं, वो ट्रस्टी जो है वो स्कीम के नाम में होल्ड करते हैं। यानी अगर प्रमोटर किसी भी तरह से ट्रबल में हो तो कभी भी वो आपके पैसे को हाथ नहीं लगा सकता, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेबी ने कहा है कि 2/3 जो ट्रस्टी हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब उनका प्रमोटर से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और AMC के अंदर 50% डायरेक्टर जो हैं वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो बाहर के लोग जो पैसा मैनेज करते हैं, रेगुलेशन कहते हैं कि आप पैसा जो पैसा होल्ड कर रहे हो, जो सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हो, वो स्कीम के नाम में हो, ना कि किसी और के नाम में हो। तो पहली बात, स्ट्रक्चरली आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत वेरी वेल रेगुलेटेड है। रेगुलेटर्स से भी जो है उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि म्यूचुअल फंड क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कितनी आपको कॉस्ट होनी चाहिए, लिक्विडिटी किस तरह से प्रोवाइड करनी चाहिए, NAV कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, सब के सब रूल्स एकदम क्लियर हैं। तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। जहाँ तक वॉलेटिलिटी का सवाल है, क्योंकि मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, वो हो सकती है। तो आपको ये करना है कि अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सही प्रोडक्ट चुनना है। ऐसे फंड को चुने जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे फंड को चुने जो आपके टाइम होराइजन को सूट करते हो। तो जो वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट है काफी कम कर सकते हो। और मुझे लगता है सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, चाहे आप कंजर्वेटिव हो, चाहे एग्रेसिव हो, चाहे आपका होराइजन 1 साल हो, चाहे होराइजन 10 साल हो। तो कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। सिलेक्शन सही होनी चाहिए, स्ट्रक्चरली इसमें कोई रिस्क नहीं है।
चलिए, तो यहाँ पर तमाम बारीकियां म्यूचुअल फंड को लेकर हमने आपको बता दी है। चलिए, शो का आखिरी पड़ाव और फेसबुक के दर्शक विक्रम मांगी का सवाल मैं लूंगी। इन्हें 5,000 रुपए की हर महीना SIP करनी है और इन्हें कितनी अवधि तक के लिए करनी है मुझे नहीं पता, और अगर ये पहली बार निवेश कर रहे हो तो कौन से फंड डालने चाहिए पोर्टफोलियो? यंग है और जैसा आपने कहा हम ये मान के चलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये आपका जो एलोकेशन है लार्ज, मिड और स्मॉल में ये थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। तो 2 फंड से आप शुरुआत कर सकते हो। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक मल्टी कैप फंड है, और एक कोटक इमर्जिंग ब्लू चिप है जो लार्ज और मिड कैप में इन्वेस्ट करता है। दोनों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कीजिए, और जैसे जैसे आपका समय बड़े आगे जाए और अगर आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं तो कोशिश कीजिए एक अच्छा क्वालिटी स्मॉल कैप फंड भी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगले दर्शक हैं तौफीक आलम और इन्होंने DSP टैक्स सेवर, कोटक मल्टी कैप और मेरे ब्लू चिप पोर्टफोलियो में शामिल किया है। ये SIP कर रहे हैं तीनों ही फंड्स में। 20 साल के लिए इन फंड्स में रहना है। 2 करोड़ रुपए इन्हें इकट्ठा करने हैं। देखिए, 20 साल का टाइम होराइजन है, जाहिर सी बात है इक्विटी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही डिसीजन है। SIP से जब इन्वेस्ट करते हो तो जो वॉलेटिलिटी है उसको काफ़ी इंपैक्ट कम होता है और एवरेजिंग का भी फायदा होता है। फंड सिलेक्शन ब्रॉडली अच्छा है, बट मुझे लगता है कि बाकी 2 फंड जो है नॉर्मल, वो तो आप रख सकते हो। जो टैक्स सेवर फंड जो है, क्योंकि 3 साल का लॉक इन है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो मुझे लगता है या तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी या फिर मेरा ही टैक्स सेवर, इन दोनों में से एक फंड ले लो DSP की फंड की बजाय, तो आई थिंक आपका रिटर्न जो है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है। और राइट, वीर प्रभाकर का सवाल मैं लूंगी। इन्होंने बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप मल्टी कैप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा हुआ है, साथ ही L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी इनके पास है। पूछ रहे हैं कि क्या इनमें बने रहें? स्मॉल कैप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली होगी, और हो सकता है कुछ समय और भी रहे। बट अगर ये आपके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पार्ट नहीं है, तो मेरी सलाह आपको ये है कि अगर आपका बाकी पोर्टफोलियो सही तरीके से बैलेंस है तो इन फंड में कंटिन्यू कीजिए। फंड की क्वालिटी अच्छी है, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, बट आई थिंक ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है तो। और राइट, वक्त हो गया शो को समाप्त करने का। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए हेमंत जी। और कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो ट्वीट करें @kavita.th पे। अपना सवाल ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।